नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक है यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन को यूरिन एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, केमिकल एग्जामिनेशन क्या होता है एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि होता क्या है, और वो भी एकदम ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये है आपका यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस को यूरिन एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसका आता है बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर यूरिन एनालिसिस जो होता है वो टेस्ट होता है आपके यूरिन का, जो आपके डिटेक्ट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर हुआ है तो उसके बारे में पता लगाया जाता है, ताकि अच्छे से इसका डायग्नोज करने के बाद में इसका ट्रीटमेंट एकदम अच्छे तरीके से हो पाए। तो उसी के अंदर जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको अपन डायग्नोज कर सकते हैं, किडनी डिजीज़ को कर सकते हैं एंड डायबिटीज़ को भी अपन डायग्नोज कर सकते हैं। वैसे ही यूरिन के बेसिस पे अपन प्रेगनेंसी चेकअप का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अपन बात करते हैं सैंपल कलेक्शन मेथड। जब आप कोई भी चीज़ का एग्जामिनेशन करते हो तो उससे पहले आपके पास सैंपल आना चाहिए। सैंपल के लिए टोटली 7 मेथड होते हैं। कहीं कहीं पे इतने सारे मेथड नहीं बताए जाते क्योंकि रैंडम एंड अर्ली मॉर्निंग को इतना नहीं बताया जाता है। मिड स्ट्रीम कैथेटराइजेशन एंड सुप्राप्यूबिक, इनको डिटेल में बता दिया जाता है। तो सबसे पहले यूरिन का सैंपल कलेक्ट करने के लिए आप लोगों के पास में एक प्लास्टिक का यूरिन कंटेनर होना चाहिए। यूरिन कंटेनर जो होता है उसको प्रॉपर तरीके से लेबल करना होता है। लेबल के अंदर जैसे पेशेंट का नाम हो गया, पेशेंट की आईडी हो गई, पेशेंट की एज हो गई एंड पेशेंट का सेक्स हो गया, जैसे पेशेंट मेल या फीमेल जो भी है उसके बारे में। उसको जो कंटेनर होता है वो एकदम स्टेरलाइज कंटेनर होना चाहिए। होम स्टेरलाइज कंटेनर को आप यूज़ नहीं करते हैं। जो आपको पर्टिकुलर हॉस्पिटल से या फिर क्लिनिक से जो प्रोवाइड किया जाता है उसी कंटेनर के अंदर अपने को सैंपल कलेक्ट करना चाहिए होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रैंडम सैंपल कलेक्शन की। रैंडम सैंपल कलेक्शन वो होता है जिसके अंदर आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हो देन डॉक्टर आपके स्लिप में लिख देता है कि आपको यूरिन एग्जामिनेशन करवाना है, तो आप लैब में जाइए और आपका यूरिन एग्जामिनेशन करवाइए। देन रैंडम मतलब कभी भी हो सकता है। फिर उसके बाद में आता है अर्ली मॉर्निंग या फास्टिंग। मॉर्निंग के अंदर जैसे ही आप उठते हो, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आपको सैंपल करने के लिए बोला जाता है, उसको बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग या फिर फास्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है पोस्ट पेरेंडियल। पोस्ट पेरेंडियल यानी पीपी कह सकते हो या फिर 2 आवर्स आफ्टर मील। खाना खाने के जस्ट 2 घंटे के बाद में ये सैंपल अपन कलेक्ट कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जो होता है वो बेस्ट होता है, एक तो आपका प्रेगनेंसी चेकअप के लिए एंड दूसरा आपका आता है डायबिटीज चेकअप करने के लिए। वैसे ही पोस्ट पेरेंटियल जो होता है वो कॉमन होता है आपके डायबिटीज चेकअप करने के लिए। फिर तीसरा मेथड आता है आपका 24 आवर्स सैंपल कलेक्शन। 24 आवर्स सैंपल कलेक्शन के अंदर जैसे कि आज मॉर्निंग के 7 बजे, ठीक है, मॉर्निंग के 7 बजे आज मॉर्निंग के 7 बजे आपने सैंपल कलेक्ट करना स्टार्ट किया। देन दूसरी मॉर्निंग, दूसरे दिन की जो मॉर्निंग होगी उसके जो 7 बजेंगे तब तक आपको सैंपल कलेक्ट करना होता है एक कंटेनर में। वो कंटेनर थोड़ा बड़ा होगा। ये कंटेनर जो होता है ये रैंडम अर्ली मॉर्निंग इन सब के लिए होता है, बट 24 आवर्स के लिए कंटेनर बड़ा होता है, जिसके अंदर आपको कुछ प्रिजर्वेटिव्स वो यूज़ करके इस सैंपल को स्टोर करना होता है। या फिर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अगर स्टोर करते हो इस यूरिन को, देन ये कंटेमिनेटेड होने से बच जाता है और इसके बेसिस पे आप एग्जामिनेशन करते हो। तो ये ऑलमोस्ट जो होता है आपके यूटीआई इन्फेक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम के अंदर क्या होता है,
जो मेल है या फीमेल है उनको अपने जो एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन होता है उसको क्लीन करके अच्छे से यूरिन की कुछ स्टार्टिंग की कुछ ड्रॉप्स है उनको अवॉइड करना है, देन लास्ट के कुछ ड्रॉप को अवॉइड करना है। जो बीच का यूरिन होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, इसको मिड स्ट्रीम यूरिन को क्लीन कैच विथ मिड स्ट्रीम यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन उन पेशेंट के लिए किया जाता है जिसके अंदर जो बेड रेस्ट पेशेंट है या फिर कोमा पेशेंट है, जो चल फिर नहीं सकते, अपना यूरिन का सैंपल खुद से कलेक्ट नहीं कर पाते, उनके लिए ये मेथड होता है कैथेटराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो कैथेटर जो होता है उसको इंसर्ट करना होता है आपके एक्स्ट्रा यूरेटा है कैथेटराइजेशन वाला। कैथेटराइजेशन के अंदर अपन उन पेशेंट का सैंपल लेते हैं जिसके अंदर बेड रेस्ट पेशेंट है या फिर कोमा पेशेंट हो गए, उनका सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपको कैथेटराइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर कैथेटर सैंपल कलेक्शन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, जहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वहाँ पे 30 डिग्री का जो एंगल होता है, 30 डिग्री एंगल के ऊपर आपको कैथेटर इंसर्ट करना है और जैसे ही उसके अंदर यूरिन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है देन यूरिन सैंपल को कलेक्ट कर देना। तो ये हो गया आपका कैथेटराइजेशन। देन उसके बाद में आता है आपका सुप्रा प्यूबिक मेथड। सुप्रा प्यूबिक मेथड जो होता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो इन्फेंट या फिर चाइल्ड होते हैं उनके लिए सैंपल कलेक्शन का बेस्ट मेथड है। इसके अंदर जो आपका ब्लैडर होता है, ब्लैडर के अंदर कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है और वहाँ से इस सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर अगर जो यूरिन प्रेजेंट होता है वो आपके ब्लैडर के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। तो ये अब तक आप लोगों ने ये देख लिया कि सैंपल कलेक्शन मेथड होता कैसे है। देन उसके बाद में आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। अगर जैसे आप लोग कहते हो कि भाई प्रिजर्वेटिव्स की हमको नीड क्यों होती है, तो आप लोगों ने जैसे 24 आवर्स वाला सैंपल कलेक्ट किया था, तो 24 आवर्स वाला अगर आप यूरिन जो होता है ऑलमोस्ट जो आधा घंटा होता है उसके अंदर ही कंटामिनेटेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए ताकि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो पाए, उस वजह से आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हो। तो प्रिजर्वेटिव्स के अंदर आपका फर्स्ट है थाइमोल, देन सेकेंड है आपका बोरिक एसिड और फॉर्मेलिन एंड टोलुइन। इन सबको जैसे 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्ट किया, देन उसके बाद में कुछ ड्रॉप्स इनकी ऐड करके यूरिन को प्रिजर्व कर दिया जाता है या स्टोर कर दिया जाता है ताकि यूरिन कंटामिनेटेड ना हो पाए, ठीक है। और वैसे अगर आप चाहो तो यूरिन को 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप स्टोर करते हो तो भी आपका यूरिन कंटामिनेटेड होने से बच जाएगा। तो ये थे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। देन उसके बाद में आपका आता है यूरिन एग्जामिनेशन। तो यूरिन एग्जामिनेशन जो होता है उसके 3 मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है फिजिकल, सेकंड होता है केमिकल एंड थर्ड होता है माइक्रोस्कोपिक। फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है जिसके अंदर आपने जैसे यूरिन लिया देन उसको ऑब्जर्व करा फिजिकली, कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करना फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आएगा। तो आपने यूरिन लिया, कंटेनर के अंदर सैंपल आ गया, उसके बाद में आपने उसको ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद में क्या क्या चीज़ें दिखती है आपको, उसके अंदर क्या नॉर्मलिटी क्या एबनॉर्मलिटी दिखती है, उसके बेसिस पे आपका होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आता है कलर। कलर की बात करें तो नॉर्मल यूरिन का कलर कैसा होता है, पेल येलो। फिर उसके बाद में आता है उसकी अपीयरेंस। अपीयरेंस की बात करें तो जो नॉर्मल यूरिन होता है वो कैसा होता है, एकदम क्लियर होता है, एकदम वाटर लाइक, ठीक है। फिर बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो नॉर्मली होता है वो होता है 600 टू 2000 ml पर 24 आवर्स। मतलब कि 24 घंटे के अंदर एक जो व्यक्ति होता है 600 से 2000 ml यूरिन जो होता है वो डिस्कार्ड करता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की होती है 1.003 टू 1.030। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है अपन रेफ्रेक्टोमीटर से मेजर करते हैं। फिर उसके बाद में स्मेल की बात करते हैं तो जो आपका नॉर्मल यूरिन जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है या फिर उसके अंदर अपन कह सकते हैं कि कोई भी प्रकार की स्मेल प्रेजेंट नहीं होती है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन की। तो
केमिकल एग्जामिनेशन में अपन पढ़ेंगे ग्लूकोज, प्रोटीन एंड कीटोन एंड बाइल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लूकोज होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे अपन, बेंडिकेट टेस्ट। एंड जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के लिए दो टाइप के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट आपका आता है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। उसी के बाद में प्रोटीन के लिए अपन दूसरा टेस्ट करते हैं सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। वैसे कीटोन एंड बाइल के लिए भी जो टेस्ट होते हैं वो अपन डिटेल में केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्रिस्टल कास्ट एंड एपिथेलियल सेल, ये अपना छोटा सा एक ओवरव्यू बता रही हूँ ताकि तुम लोगों को समझने के लिए आसानी हो। तो केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि यूरिन को अपन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं और उसको 1500 एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अब तक आपने देख लिया। फिर अपन बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन की। तो केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपने को यूरिन का सैंपल एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है और उसके बाद में उसको 1500 आरपीएम पर, आरपीएम का अर्थ होता है रिवर्स पर मिनट पे सेंट्रीफ्यूज करना है। देन उसके बाद में आपका जो यूरिन होता है वो दो पोर्शन के अंदर डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मान लो ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, इसके दो पोर्शन हो गए। फर्स्ट इज ऊपर का आ गया सुपरनेटेंट, आपका जो सुपरनेटेंट पोर्शन जो होता है वो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होता है एंड सेडिमेंट होता है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होता है। तो अभी अपन बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्टली अपन देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी होती है, जो पर व्यक्ति जो होता है वो 24 घंटे के अंदर कितना यूरिन पास आउट करता है या कितना यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है, उसके बारे में वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ये होता है कि 600 से 2000 ml पर 24, सर गलत हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम वो होता है कि जिसके अंदर एक व्यक्ति जो होता है 24 आवर्स के अंदर कितना यूरिन जो होता है वो आउटपुट कर रहा है या एक्सक्रीट कर रहा है उसके बारे में। तो यूरिन की जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है वो होती है 600 to 2000 ml पर 24 आवर्स। मतलब कि एक व्यक्ति जो होता है 600 से 200,000 ml जो होता है वो 24 घंटे के अंदर एक्सक्रीट कर रहा है। तो ये अगर इतना एक्सक्रीट हो रहा है इट मीन्स क्या है कि आपके यूरिन का वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल है। और एबनॉर्मल कंडीशन की बात करें तो 3 एबनॉर्मल कंडीशन हमने बताई। एक होती है पॉलीयूरिया, दूसरी होती है ओलिगोयूरिया और थर्ड होती है एनयूरिया। बात करते हैं पॉलीगोयूरिया की। पॉलीयूरिया जो होती है, अगर आप यूरिन जो होता है वो डिस्कार्ड करता है 24 आवर्स के अंदर 2000 ml यानी 2000 ml से ज़्यादा डिस्कार्ड कर रहा है तो वो कंडीशन होगी पॉलीयूरिया। एंड सेकेंड आ रही है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया वो कंडीशन है जिसके अंदर 600 ml टू कम डिस्कार्ड कर रहा है 24 आवर्स के अंदर, तो वो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ओलिगोयूरिया हो जाएगी। फिर तीसरी कंडीशन आती है एनयूरिया। एनयूरिया के अंदर क्या होता है, व्हेन यूरिन आउटपुट स्टॉप देन इट इज कॉल्ड एनयूरिया। मतलब कि जब यूरिन आउटपुट होना ही स्टॉप हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, आप कह सकते हो एनयूरिया। देन फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कलर की। कलर के अंदर बात करें तो नॉर्मली जो यूरिन होता है उसका कलर कैसा होता है, आपका यूरिन का कलर होता है पेल येलो। अगर यूरिन जो होता है रेड कलर आ रहा है यूरिन का, देन वो कंडीशन होगी हेमेचूरिया या फिर होती है हेमोग्लोबिनूरिया। हेमोचूरिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो आरबीसी होती है वो रप्चर हो जाती है, तो उस कंडीशन को अपन हेमेचूरिया के नाम से जानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपन जब कैथेटर या फिर सुप्राप्यूबिक मेथड से अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको हल्का फुल्का रेड कलर शो हो सकता है। फिर बात करते हैं डार्क येलो कलर का, अगर यूरिन पास आउट हो रहा है तो हो सकता है वो राइबोफ्लेविन जो होती है विटामिन B12 की जो टैबलेट्स होती है, पेशेंट उसका कंटिन्यूसली सेवन कर रहा है तो उस वजह से भी यूरिन का कलर डार्क येलो हो सकता है। दूसरी कंडीशन होती है आपको अगर नॉर्मली फीवर आ रहा है तो
वो कंडीशन में भी यूरिन का कलर डार्क येलो हो सकता है। और तीसरी कंडीशन आती है जॉइंडिस। जॉइंडिस क्या है? ये लीवर डिजीज है जिसके अंदर जो बिलिरुबिन जो होता है उसका लेवल यूरिन के अंदर बढ़ जाता है। और एक और कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन। जब आप वाटर बहुत ज़्यादा कम पी रहे हो तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपका यूरिन जो होता है उसका कलर डार्क येलो आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन होता है क्या है कि 1-2 घंटे अगर डार्क येलो यूरिन आ रहा है तो वो नॉर्मल सिचुएशन है, मगर वो लंबे टाइम तक ये सिचुएशन बनी रहती है तो वो होगी आपकी एबनॉर्मल कंडीशन। फिर उसके बाद में आता है ब्लैक कलर का यूरिन। ब्लैक कलर का यूरिन अगर पास आउट हो रहा है तो वो एक प्रकार की अल्केप्टोनूरिया जो डिजीज़ है वो हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है, मसल्स की जो इंजरी वगैरह होती है वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। और कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी यूरिन का कलर जो होता है वो ब्लैक या ब्लू हो सकता है। देन फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं स्मेल की, यानी कि यूरिन की ऑर्डर कैसी होती है या फिर स्मेल कैसी होती है। तो आपका जो नॉर्मल यूरिन जो होता है उसकी ऑर्डर जो होती है वो ऑर्डरलेस होता है, उसमें कोई भी प्रकार की स्मेल प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे जैसे यूरिन का टाइमिंग बढ़ता है, जैसे यूरिन पास आउट करा फिर उसके बाद में वो कंटेमिनेटेड होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर स्मेल डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में आपको इन टाइप की स्मेल्स आएगी। तो फर्स्ट आता है आपका फ्रूटी या फिर स्वीट स्मेल। हल्का सा मीठापन लिए हुए अगर कोई भी स्मेल आ रही है तो उसके अंदर हो सकता है कि अनकंट्रोल डायबिटीज़, वो ऐसी डायबिटीज़ है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फ्रूटी एंड स्वीट स्मेल का कारण आपका अनकंट्रोल डायबिटीज़ होगा। दूसरा अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का अर्थ होता है जो ऐसी स्मेल जिससे हमको खुशी नहीं मिलती है। ठीक है, वो बैड स्मेल कह सकते हो, फीसी स्मेल कह सकते हो। तो वो आपकी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का अर्थ होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में फीसी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फीस के समान स्मेल आती है। फिर दूसरी आती है माउसरी स्मेल। अगर फिनाइल कीटोनेरिया डिजीज है किसी को देन उसके यूरिन के अंदर माउसरी स्मेल आएगी। माउसरी स्मेल का अर्थ ये होता है मरे हुए चूहे के जैसे स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करते एक अपन ने देखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो नॉर्मली जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है 1.03 टू 1.030। ठीक है, अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो अपन मेजर करते हैं वो करते हैं रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा। देन उसके बाद में एक होता है अपीरियंस। अपीरियंस की बात करते हैं। जो नॉर्मल यूरिन जो होता है उसकी अपीरियंस कैसी होती है, एकदम क्लियर होता है। अगर यूरिन के अंदर क्लियरिटी शो हो रही है, क्लियर है, इट मीन्स आपका यूरिन कैसा है, एकदम नॉर्मल है। और अगर उसकी क्लियरिटी नहीं शो हो रही है यानी कि आपका यूरिन कैसा हो रहा है, टर्बिड हो रहा है, देन उसके अंदर हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सेवन कर रहा है, उस कंडीशन में भी उसका यूरिन जो होता है वो टर्बिड शो होगा। एंड दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई उसके अंदर क्या हो रहा है, यूटीआई के अंदर इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में भी यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, यूरिन आपका अपीयरेंस जो होगी वो एकदम टर्बिड हो जाएगी। तो एक बार अपन ने जो यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में जो समझा उसको एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले यूरिन एग्जामिनेशन जो होता है वो किस वजह से, बार अपन यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अब तक उसके बारे में एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और एग्जाम में आसानी हो। तो यूरिन एग्जामिनेशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके अंदर अपन यूरिन एनालिसिस किस वजह से करते, किस कारणों की वजह से अपने को यूरिन एग्जामिनेशन करने की नीड होती है। तो अपन फर्स्ट यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, किडनी डिजीज हो गया, डायबिटीज़ हो गया एंड प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अपन यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। देन फिर उसके बाद में अपन सैंपल कलेक्शन मेथड के बारे में बात करी थी। तो टोटली अपने 7 मेथड के बारे में पढ़ा। फर्स्ट इज रैंडम, जो अपन सैंपल कभी भी ले सकते हैं। देन दूसरा आता है अर्ली मॉर्निंग या फिर फास्टिंग, जो फास्टिंग जो होता है सैंपल कलेक्शन उसके अंदर अपने को सुबह उठते ही जो फर्स्ट यूरिन होता है उसको कलेक्ट करना है। देन आता है पोस्ट पेरेंडियल जिसको शॉर्ट में पीपीबी कहा जाता है।
तो उसके अंदर आपको खाना खाने के जस्ट 2 घंटे बाद में जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है उसको पीपी कहा जाता है। देन 24 आवर्स जो होते हैं, आज सुबह के 7 बजे सैंपल लिया, देन कल मॉर्निंग की सुबह 7 बजे तक मुझे सैंपल जो है वो सारा कलेक्ट करना है, वो हो गया 24 आवर्स। एंड फिर आता है मिड स्ट्रीम, जिसके अंदर एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन होता है, उनको क्लीन करने के बाद में फर्स्ट फ्यू ड्रॉप डिस्कार्ड करनी है, लास्ट फ्यू ड्रॉप डिस्कार्ड करनी है, और जो बीच का यूरिन है उसको अपन को कलेक्ट करना है। और कैथेटराइजेशन जो होता है वो अपने बेड रेस्ट पेशेंट हो गया, कोमा पेशेंट हो गया, उनके अंदर कैथेटर के द्वारा जो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा वो होगा कैथेटराइजेशन। देन सुप्राप्यूबिक जो होगा वो ब्लैडर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और जो कंटेनर होता है वो प्रॉपर तरीके से लेबलिंग होना चाहिए, अदरवाइज किसी पेशेंट की रिपोर्ट किसी अनदर पेशेंट को चली गई तो वो प्रॉब्लम हो सकती है अपने लिए। देन फिर उसके बाद में प्रिजर्वेटिव के अंदर अपन ने फर्स्ट थाइमोल, सेकेंड बोरिक एसिड एंड फॉर्मेलिन एंड टोलुइन, इन सारे प्रिजर्वेटिव्स का अपन यूज़ करते हैं। और उसके अंदर मैंने ये भी बताया कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर यूरिन को स्टोर करते हैं तो भी कंटामिनेटेड होने से इसको बचाया जा सकता है। देन उसके बाद में आता है यूरिन एग्जामिनेशन। तो अपन ने 3 मेथड पढ़े थे, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक बारे में इन शॉर्ट में पढ़ा था। फिजिकल के अंदर अपन कलर जो कि नॉर्मल पेल येलो होता है एंड अपीयरेंस क्लियर होती है, वॉल्यूम 600 to 2000 ml पर 24 आवर्स, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.003 to 1.03, एंड स्मेल जो होती है इसकी कैसी होती है, ये एक प्रकार का ऑर्डरलेस होता है। देन केमिकल में ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन, बाइल जो भी है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एंड माइक्रोस्कोपिक के अंदर जो होता है अपन स्लाइड के ऊपर यूरिन के कुछ ड्रॉप डाल के देन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्रिस्टल, कास्ट, एपिथेलियल सेल, जो ये सारी चीज़ें हैं आपको आइडेंटिफाई हो जाती है। बाकी इन डिटेल में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। और दूसरा आपका जो केमिकल एग्जामिनेशन यूरिन का एंड माइक्रोस्कोपिक अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।